7 अक्टूबर 2025 वो दिन जब हरियाणा के एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर अपने ही घर में बताया जाता है कि वो खुद को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ही गोली मार लेते हैं। इस एक कांड के बाद हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में भूचाल आ जाता है। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में जातिगत भेदभाव और इसी के साथ प्रताड़ना की परतें धीरे धीरे उखड़ने लगती हैं। इसकी आंच धीरे धीरे पूरे देश में फैलती है। जो कुछ भी है इसको लेकर हंगामा जो है वो बरपा नजर आता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आईपीएस पूरन कुमार के घर पहुंचते हैं और इस पूरे मामले की जांच का सही ढंग से आश्वासन देते हैं। कहते हैं कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली या ताकतवर क्यों ना हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब जहां एक तरफ आईपीएस पूरन कुमार की जो पत्नी है, जो कि खुद आईएएस अफसर हैं, उनके पति आईपीएस पूरन कुमार ने की, उस वक्त वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर थी। अगले दिन वो वापस आती हैं और उसके बाद जो कहानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जो नोट, फाइनल नोट जिसे कहा जा रहा है, आईपीएस कुमार ने अपने पीछे छोड़ा, उसमें कई आईपीएस और आईएएस अफसरों के वो नाम लिखते हैं, प्रताड़ना का आरोप लगाते हैं और उसके बाद उस सुसाइड नोट के ऊपर उसके बाद जो उनकी पत्नी है आईएएस ऑफिसर, वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाती हैं और अपनी शिकायत में मुख्य रूप से हरियाणा के करंट डीजीपी शत्रुजीत कपूर और इसी के साथ रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर सीधे तौर पर वो आरोप लगाती हैं और उन्हें जिम्मेदार ठहराती हैं। कहती हैं कि उनके पति की मौत के ये दो मुख्य जिम्मेदार। एफआईआर तो दर्ज होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस एफआईआर में जो कॉलम है जहां पर एक्यूज्ड का नाम लिखा जाता है, आरोपियों का नाम लिखा जाता है, वो खाली रहता है। जिसके बाद जो आईएएस उनकी पत्नी है आईपीएस की, वो एसएसपी को एक लेटर लिखती हैं और उसमें इस बात का जिक्र करती हैं कि जो एफआईआर उन्होंने पुलिस स्टेशन में करवाई, उसमें आरोपियों के नाम ही एफआईआर में दर्ज नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए, वो ये भी सवाल करती हैं। जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ता है और राजनीति भी हरियाणा में गरमाने लगती है। मुख्यमंत्री इस पर बयान देते हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो आईपीएस पूरन कुमार के घर पहुंचना शुरू करते हैं और संवेदनाएं प्रकट करते हैं और बात आती है कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। लेकिन गिरफ्तारी अब तक इस मामले में किसी की भी नहीं हुई। दूसरी तरफ परिवार अड़ा हुआ है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है और कार्रवाई ठोस तरीके से नहीं होती है, तब तक ना ही अंतिम संस्कार होगा और ना ही बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की अनुमति परिवार की तरफ से दी जाती है। अब तक भी छठा दिन है, ना ही पोस्टमार्टम हो पाया है और ना ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो फॉरेंसिक टीम है या फिर जो पुलिस है, वो इस बात को कहती है कि अगर बॉडी डिकम्पोज होती रही तो जो गन पाउडर है या फिर और जो तमाम साक्ष्य बॉडी से जुटाए जाते हैं वो नहीं जुटाए जा पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अगर बॉडी डिकम्पोज होती चली जाती है तो ये सारे जो साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं मिटने शुरू हो जाएंगे। साक्ष्य जुटाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जिस रिवॉल्वर से या जिस गन से ये सब कुछ हुआ, यानी कि पूरन कुमार ने खुद को गोली मारी, क्या वो वही सर्विस रिवॉल्वर थी जो उनके पास थी या फिर कोई और? ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर पुलिस को लगती है। हालांकि पुलिस इस बात को कहती है, लेकिन परिवार की तरफ से अभी भी इस बात पर सहमति नहीं जताई जा पाई है। दूसरी तरफ अब एक और जो एंगल है वो निकलकर इसमें सामने आता है जब इस मामले में चंडीगढ़ में सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में एक महापंचायत का आयोजन किया जाता है। महापंचायत बुलाई जाती है। महापंचायत में सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है और कहा यह जाता है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और इसी के साथ रोहतक के जो पूर्व एसपी हैं नरेंद्र बिजारनिया, उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो, ताकि इस मामले की जो परतें हैं वो और खोल सकें। क्योंकि सीधे तौर पर जो परिवार की तरफ से आरोप है, आईएएस जो उनकी पत्नी है आईएएस अमनीत पी कुमार, उनकी तरफ से जो आरोप है कि इन सब ने मिलके मेरे पति को ट्रिगर किया ताकि वो आत्महत्या करें, उनको यानी कि उकसाया आत्महत्या के लिए, इस बात का आरोप
इन पुलिस अफसरों पर लगाया गया है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि जो पूर्व एसपी हैं उनको पहले ही हटा दिया गया है, रोहतक के वो एसपी थे उनको पहले ही हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी जो चीज़ें हैं वो डीजीपी के खिलाफ नहीं हो पाई हैं। एफआईआर में नाम तक दर्ज करने की जो बात पहले की जा रही थी वो नहीं हो पाई थी। हालांकि बाद में जब मुख्यमंत्री ने इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया उसके बाद चीज़ें कुछ ना कुछ पलटी हैं, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो इसको लेकर भी कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। 3 बयान जिनकी चर्चा लगातार इस मामले में हो रही है वो ये है कि महापंचायत में जो पूर्व सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख हैं राजकुमार सैनी ने ये इस बात को कहा कि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे, जिसके बाद महापंचायत में आए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कैबिनेट मंत्री जो हैं कृष्ण बेदी, उन्होंने कहा कि हम आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। परिवार के कहने पर ही रोहतक एसपी को हटा दिया गया, उसे ऑन रोड कर कहीं पोस्टिंग नहीं दी। वहीं इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है, परिवार ने साफ किया है कि हमें नौकरी का लालच देकर शांत नहीं किया जा सकता, शांत नहीं कराया जा सकता है। सरकार कोई भी हरकत करने की कोशिश ना करे और इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। वहीं आईपीएस पूरन कुमार ने अपने लिखे गए आखिरी पत्र यानी कि फाइनल नोट में इस बात को कहा कि मुझे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। मैंने एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। मैं जातिवाद, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक अत्याचार से तंग आ चुका हूं। अब ये सब खत्म करने का फैसला ले रहा हूं और इसके ठीक पहले यानी कि जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने अपने साथ किया, अपनी जान दी, उससे 24 घंटे पहले 6 अक्टूबर को रोहतक के अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज होती है। इस मामले का जिक्र भी अपने आखिरी जो नोट है उसमें आईपीएस पूरन कुमार करते हैं और इस बात का जिक्र उनकी आईएएस पत्नी भी अपनी शिकायत में करती हैं। क्या हुआ था 6 अक्टूबर को? दरअसल 6 अक्टूबर को एक शराब कारोबारी से 2.5 लाख रुपए मांगने के आरोप में पूरन कुमार के पूर्व स्टाफ हेड कांस्टेबल सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मामले में पूरन कुमार का नाम भी शिकायत में जोड़ा जाता है। जो नोट था उन्होंने इसे साजिश का हिस्सा बताया। पूरन कुमार की पत्नी और हरियाणा कैडर की जो आईएएस अफसर हैं अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस को जो शिकायत दी थी उसमें कई गंभीर आरोप जो हैं लगाए गए और उनमें से मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से उनके पति आईपीएस पूरन कुमार को अपमानित करने का काम किया, लगातार उनको प्रताड़ित किया जाता था। इसी के साथ रोहतक में उनके स्टाफ पर झूठा जो केस है वो भी दर्ज करवाया गया, जिसमें खुद उनके पति का भी नाम कहीं ना कहीं जोड़ा गया था। इसी के साथ जाति के आधार पर लगातार उनसे भेदभाव किया जा रहा था, उन्हें गालियां दी जा रही थी। यही नहीं, उनके पति आईपीएस पूरन कुमार को मंदिर में जाने से भी रोका गया और कहा गया कि ये जगह उनके लिए नहीं है। यही नहीं, डीजीपी से शिकायत की तो मामला दबा दिया गया, इस बात का आरोप भी आईएएस अमनीत पी कुमार ने लगाया है और कहा कि एसपी तो फोन तक नहीं उठाते थे। ये तमाम जो एंगल हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और अमनीत कुमार का ये भी कहना है कि अगर इन अफसरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो सबूत मिटा देंगे, ये आरोप है और गवाहों को प्रभावित करने का काम भी पुरजोर तरीके से किया जा सकता है। तो जो मामले हैं, इस मामले में लगातार नए नए एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महापंचायत का अल्टीमेटम आया है उससे पहले एसपी नरेंद्र बिजारनिया को तो हटा दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी, जैसे मैंने कहा कि गिरफ्तारी अब तक किसी की भी नहीं हुई और यही चिंता जो है अमनीत कुमार जो कि आईएएस हैं उनकी तरफ से भी जताई जा चुकी है। गिरफ्तारी कब होगी और इसी के साथ क्या परिवार जो है वो आईपीएस पूरन कुमार की बॉडी के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए कब मानेगा, इस पर भी अभी पेच फंसा हुआ है। देखना होगा कब जो पूरी गुत्थी है इसकी सुलझती है इस मामले की और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऐसे कौन से वो चौंकाने वाली चीजें हैं जो अभी भी सामने आना बाकी हैं, इसमें देखना होगा। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।